खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने बहुत जल्दी ज़हमत दी है दोबारा इश्तियाक अहमद साहब को। रिसेंटली इन्होंने हमें ज्वाइन किया था अपनी ज़िंदगी की कहानी के लिए। इश्तियाक अहमद साहब का तारुफ बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह एक चिराग सूरज को रोशनी दिखाए अगर मैं करवाऊं तो, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी अदा करते हुए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इनकी किताबें हम पढ़ते हैं और ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख को इन्होंने एक नया जाविया बख्शा है। बेतहाशा अवार्ड जीत चुके हैं, पाकिस्तान के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं, स्वीडन में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। और मेरा बड़ा इज्जत वाला ताल्लुक इनसे बन गया, मुझसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इश्तियाक साहब, खैरियत से हैं आप? बड़ी मेहरबानी, और वाकई बहुत मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया। और आज हमने ज़हमत दी है इश्तियाक साहब को ताकि हम कश्मीर का मसला समझ सकें। अगर आप जी देखें तो इसी सिलसिले में हमने पहले डॉक्टर आयशा जलाल साहिबा का भी इंटरव्यू किया है और ये ज़रूरी था कि एक दूसरा ओपिनियन भी आए। और इन इश्तियाक साहब के बाद तीसरा ओपिनियन हम इंडिया से एक पंडित का लेने की कोशिश करेंगे ताकि वो मामला भी हमारे सामने आ सके। और क्योंकि अभी रिसेंटली यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा हुई है, तो ये हस्बे हाल है कि हम उन्हीं से बात करना शुरू करें और पहले हिस्से में हम उन्हीं पर बात करेंगे। इश्तियाक साहब, अगर आप मुझे ये बता सकें कि यासीन मलिक, अगर आप इन ये डिफाइन कर सकें इनकी हिस्ट्री, ये थे कौन, क्या इनका सारा मामला है, फिर आगे हम उनके केस पे बात करते हैं। देखिए जी, यासीन मलिक जो है ये कश्मीर वैली के एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। और सारा काम खराब कश्मीर वैली में हुआ जब आई थिंक 1987 में, या कुछ लोग तो उससे पहले कहते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की है उसने कश्मीर के अंदर अपनी इलेक्शन के अंदर, एक तो पहली होती थी ना कि कौन इलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा, उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को भी वहां प्रमोट करना शुरू किया। तो उस पे फिर जो मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बाकी जमातें जो हैं वो भी इंडिया के खिलाफ, यानी एक उनका वो फोकस बना। तो ही वॉज अ यंग मैन उस जमाने में। फिर जब झगड़े हुए, कहा जाता है फारूक अब्दुल्ला ने रिग किया, ये एक और तंजीम के साथ थे। हाँ जी, जी जी। मुस्लिम समथिंग, अब मुझे नाम एकदम भूल जी जाते जी। हैं। तो उस इलेक्शन के अंदर फारूक अब्दुल्ला जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एंड आई थिंक ही वाज एन एलाई ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम, तो वो रिगिंग हुई और जो इनके बंदा था उसको हरा दिया गया। ये क्लेम लोग करते हैं कि ही वाज विनिंग। महल उनका नाम यूसुफ शाह था या कुछ इस किस्म की बात है। तो उसके बाद ये लोग रेडिकलाइज हो गए, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ये लीडिंग मेंबर बने। और इस तंजीम का मौकफ ये था, इंडिपेंडेंट कश्मीर, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फिर उधर से कश्मीर अफगान जिहाद खत्म हुआ है, तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रहा था उसमें बहुत बढ़ गई। और उन्होंने वहां पे अपने लोगों को जमात इस्लामी के जरिए, सैयद अली शाह गिलानी के जरिए, इन जर, इन लोगों के जरिए इन्होंने वहां पे JKLF के मुतबादल एक वो ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश की जो इल्हाक पाकिस्तान के साथ कश्मीर का करना चाहते हैं। तो वहां पे इस किस्म के फिर अब फैक्शनलिज्म हो जाता है, कभी आप एक के साथ कभी आप दूसरे के साथ। इन्हीं झगड़ों में फिर आई थिंक एट सम पॉइंट यासीन मलिक वेंट टू पाकिस्तान, वहां पे ट्रेनिंग लेते रहे, वापस आ गए, टेररिज्म के एक्शंस में हिस्सा लिया। 1994 में ही डिक्लेयर्ड के आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर टेररिज्म, मैं गांधीयन तरीके से आज़ादी कश्मीर के लिए काम करूंगा। ठीक है। जी और उस जमाने में फिर हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के 2-3 प्राइम मिनिस्टरों ने भी उन्हें एंटरटेन किया। अपना जो क्या सरदार कहते हैं यार, जो सरदार थे उनके, वो उनसे मिलते रहे, पिक्चर्स उनकी बड़ी आई। हाँ, इस किस्म के कई लोग, मतलब ये एविडेंस भी तो है ना कि उनके इंडियन पार्लियामेंट वोट पासपोर्ट पे इंटरनेशनली ट्रेवल भी किया, पाकिस्तान भी आए। तो एट वन पॉइंट थिंग्स सीम टू बी ऑल राइट। लेकिन अब जो ये चार्ज लगे उनके खिलाफ
17 में हम शायद ये चार्ज हुआ। की बात करते हैं, हम चार्ज की बात करते हैं अभी वो अगर मैं। चार्ज ये है, वो टेररिज्म से ज्यादा है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग का जी, एलिगेशन है। जी, उसकी डिटेल्स पे हम बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ हम यासीन मलिक को समझ सकें। एक और बात जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की, और मैं चाह ये सारे टॉपिक से उस तरह रिलेटेड नहीं है लेकिन समझने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, कि आपने उनके एक्स को टेररिज्म कहा, और आप अंग्रेजी का माकूला जानते हैं कि किसी एक का टेररिज्म दूसरे का फ्रीडम फाइटर होता है। तो हम जी, ये लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं अमूमी तौर पे, या कैसे करनी चाहिए कि टेररिज्म क्या है और फ्रीडम फाइटिंग क्या है? मुनासिब बात है आपकी। टेररिज्म इज द यूज ऑफ फोर्स टू पीपल, टू मेक पीपल चेंज देयर माइंड द वे यू वांट, दैट इज टेररिज्म। ठीक है। अब कहा जाता है कि अगर टेररिज्म जो है एक स्टेट की फाइटिंग फोर्सेस के खिलाफ हो तो वो टेररिज्म नहीं होती, अगर आप नहत्ते लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें तो तब होती है। बट दिस इज अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन। और पाकिस्तान के अंदर जब बलोचिस्तान में या कहीं हमारे सोल्जर शहीद होते हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें टेररिस्ट ही कहती है ना। जी, बलोच चाहे कहें कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो इट डजंट मैटर। और सो आई थिंक दिस डिस्टिंक्शन, ऑल्दो इम्पोर्टेंट फॉर डिबेट, लेकिन जहां पे आप पीसफुल देखें ना, गांधीयन सिलसिला होगा तो फौज के खिलाफ भी आप फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो सिविलियन के खिलाफ भी नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन एज सून एज यू आर यूजिंग फोर्स, आप ये कह लें कि द यूज ऑफ आर्म्ड वायलेंस आप कह लें, अगर आपसे टेररिज्म नहीं कहना चाहते। ठीक है। गांधीयन तरीका जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, और 2-3 दफा जो महात्मा गांधी पे इल्जाम लगा है कि जहां उनकी मूवमेंट जरा वायलेंट हुई है उन्होंने वहां पे उसे विड्रॉ कर लिया। मोस्ट फेमसली 1922 में चारा चोरी में जब वो पुलिस स्टेशन में चले गए थे। तो फॉर गांधी, वेदर इट इज द आर्मी और सिविलियंस और कॉमन पीपल, द यूज ऑफ फोर्स टू रेजिस्ट ऑपरेशन इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है। ठीक है, या इस एतबार से देखना चाहिए। और ये डिबेट के मेरा फाइटर, ये बात तो दुरुस्त है, जो आजादी के लिए लड़ रहा है फॉर वन पॉइंट ऑफ व्यू वो उनका फ्रीडम फाइटर है। लेकिन मेरी डेफिनेशन टेररिज्म की ये है, व्हेन यू यूज फिजिकल फोर्स फिजिकल फोर्स टू इंजर, टू किल वट एवर योर ओपोनेंट्स, टू मेक योर ओन विल प्रिवेल। मैं यूं देखता हूं। ये डिबेट तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन फिर अगेन इससे रिलेटेड है, बट ओवरऑल टॉपिक से नहीं, कि जब सामने से बंदूक इस्तेमाल हो रही हो, क्यों हो रही थी, हम दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे जब सामने से बंदूक इस्तेमाल हो रही हो, तो मेरा बंदूक इस्तेमाल करना जस्टिफाई नहीं हो जाता? नहीं हो जाता है तो फिर बात है ना कि कोर्ट केस के अंदर बताया जाए कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किया, तो वो एक जस्टिफाइड बात है, मुनासिब बात है। और आपके ख्याल में कश्मीरीज और यासीन मलिक सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल कर रहे थे? डिपेंड करता है केस टू केस, कई दफा एम्बुश भी करके इन्होंने मारा है ना लोगों को। ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्या कहते हैं झगड़े के दौरान नहीं इस्तेमाल हुआ, एम्बुश करके किया। जैसे पुलवामा में अब ये अटैक हुआ था, तो उनके जारी थी वो एक कॉलम जा रहा था जहां पे अटैक किया गया, जैश ए मोहम्मद के नाम लगाया जाता है। जी, ठीक है ना। तो वो कम से कम डेफिनेटली इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म इन माय ओपिनियन। समझ गए आप। जी। इश्तियाक साहब, यासीन मलिक साहब को जैसे आपने मेंशन भी किया, हम देखते हैं कि वो एज ए स्टूडेंट लीडर सामने आए, फिर मिलिटेंसी की, या कम से कम बंदूक उठाई, और फिर गांधी इज्म की तरफ चले गए। ठीक व्हाट है। डू यू थिंक, इट वाज अ चेंज ऑफ आइडिया के वाकई वायलेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है, या इट वाज अ मूव के हम इसको फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं गांधीइज्म को? इट कैन बी बोथ। देखें, ये बड़ा मुश्किल है कहना। जो उनके क्रिटिक हैं वो कहेंगे कि ये बिजनेस तो वही थे, तो इन्होंने सिर्फ टैक्टिक इस्तेमाल बदल ली है, लेकिन यह दे आर अगेंस्ट इंडिया ये वो। जो उनको पॉजिटिवली देखेंगे कि उन्होंने ही लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस और ये फैसला किया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने फैसला किया हो कि इंडियन फोर्स जो है आर्म फोर्सेस के खिलाफ कश्मीरी जो है जिद्दोजहद करने वाले, वो बाय फोर्स अपनी बात नहीं मना सकते, तो लेट्स यूज सम अदर टैक्टिक। दोनों चीजें हो सकती हैं।
शेख साहब अब जरा केस पे बात करते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा उन पे बहुत सारे केसेस हैं। टेरर फाइनेंसिंग के हैं, टेररिज्म के हैं, मर्डर के हैं, इवन किडनैपिंग के भी हैं, जो उन्होंने महमूद जो मुफ्ती साहिबा हैं उनकी बहन की हाँ, बेटी को किडनैप रूबिया किया था। रूबिया मुफ्ती को जो जी, किया जी, गया था। किडनैप किया था। जी जी अभी जो जी। उनका केस है टेरर फाइनेंसिंग का, अगर आप उस पर रोशनी डाल सकें कि वो क्या है। वो मुझे डिटेल्स नहीं पता, इतना मैंने पढ़ा है कि ये इनके ऊपर चार्जेस हैं कि पाकिस्तान से इन्होंने पैसे लिए हैं फॉर टेरर फाइनेंसिंग, और वो कहाँ कहाँ इन्होंने फाइनेंस किया है इसकी डिटेल्स न्यूज में, अपना अखबारों में या गूगल पे मुझे नहीं मिली। ठीक है। लेकिन हाँ, इतना चार्ज मुझे पता है कि द मनी दे गॉट फ्रॉम पाकिस्तान एंड दैट वाज यूज्ड टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज, और उसके बाद हुई तो है ना जी, टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसलिए साहब, क्योंकि मैं उसकी चार्जशीट भी पढ़ रहा था, आप सही कह रहे हैं, न्यूज़ में उसकी डिटेल्स नहीं है। तो उसमें ये एलिगेशन है कि हमें लगता है कि ये तमाम पैसे पाकिस्तान से आए होंगे, फिर वो ड्रॉ करते हैं हाफिज सईद की तरफ और सब, लेकिन ज़ाहिर है कोई फॉर्मल ट्रांजैक्शंस है नहीं। तो इस बेस पे इतना बड़ा फैसला सुना देना, ये इंसाफ की बात है। शायद इंसाफ की बात नहीं है। देखें, एक चेंज ऑफ एटीट्यूड भी तो इंडियन गवर्नमेंट का हुआ है ना, जब से मोदी एंड गवर्नमेंट इज देयर। हम्म। वो एक, देखें उससे पहले जो पुरानी हुकूमतें थी इंक्लूडिंग वाजपेयी साहब, वो किसी ना किसी तरीके से कश्मीर को तो नहीं थे देना चाहते, बट दे वांटेड टू हैव अ सेटलमेंट विथ ऑल टाइप्स ऑफ कश्मीरीज। अब टैक्टिक ये है कि अगर ये कन्फ्रंटेशन टेररिज्म करते हैं या इस, तो वी विल गो आफ्टर देम एंड यूज ऑल द फोर्स एट आवर डिस्पोजल। तो ये एक चेंज ऑफ एटीट्यूड भी तो है ना। मोदी इज नॉट लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रोमाइज एनी मोर, ही वॉन्ट्स टू डिफीट ऑल दोज दे थिंक कि वो फिट नहीं होते उनके आइडिया में अबाउट कश्मीर। ये फर्क है। इश्तियाक साहब, आईएसआई क्या तारीख में जो इल्ज़ाम लगता है वो पैसे देती रही है कश्मीरियों को। देखे, पाकिस्तान के इलेक्शन में तो बेनजीर ने इल्जाम लगाया कि वो देती रही हैं। वो क्या कहते हैं, असद दुरानी ने खुद माना है कि वो देते रहे हैं, तो कश्मीर में क्यों नहीं देते होंगे यार। ठीक है। मुझे तो इतना याद है, पाकिस्तान के अंदर जब मैं आता था तो जुम्मे की मस्जिद नमाज के बाद ये पड़े होते थे डब्बे, हरकतुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद लश्कर वाली तैयबा, तंजीम भी। जी। लश्कर तैयबा। जी, लश्कर तो तैयबा। लोग पैसे दे के जाते थे। तो इस हद तक इन्होंने फंडिंग की है, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। और आपने जैसे बताया था कि वो ट्रेनिंग लेते भी आते रहे, इसको मैं ज्यादा समझना चाहूंगा कि दो इंटरनेशनल कंट्रीज जो बेशक अब खुद लड़े आपस में या कुछ भी, बट दे हैव बाउंड्रीज, जब ये आपको पता है कि वो ट्रेनिंग आते लेने के लिए आते रहे, तो अगर तो आते रहे तो इसको डिस्क्रीट क्यों नहीं रखा, ये इतनी ओपनली आते भी रहे और फिर वापस भी चले गए, फिर इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ये किस तरह मुमकिन है। नहीं, मेरे ख्याल से इंडियन फोर्सेस ने तब तक वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी पैदा की। जिस तरह अब तो वायरिंग कर ली है ना उन्होंने, और कि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। ये सारा कुछ मेरे ख्याल से 2014 के बाद एक पूरा मूड इंडिया में, दिल्ली में चेंज हुआ है कि कश्मीर का कोई और हल नहीं है, टिट फॉर टैट वाला है। और वो तो क्लेम भी करते हैं ना, वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, कि एक दो दफा वो पाकिस्तानी टेरिटरी में आके भी उन्होंने जो ये है ट्रेनिंग कैंप्स उन पे अटैक किया है। हम नहीं मानते, लेकिन वो क्लेम करते हैं। इससे पहले कभी ऐसे नहीं था। तो महल, वो जो ट्रेन है ना, इतना मुश्किल है, मैंने तो जाके देखा है। आप कैसे सारे इलाके को कंट्रोल कर सकेंगे। रेवीन्स हैं, उसको वायरिंग भी उसकी करना, वो जो है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ी ऐसे नहीं चलती, ऐसे ऐसे भी चलती है। तो कहीं ना कहीं से घुस जाना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप ट्रेंड हो इसको करने के लिए, वायर कट करने के, ये तो टेक्निक्स तो सारे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मिस्टर कैसे साहब, आते अगर हैं। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट यहाँ प्ले करूं और मैं इंडिया इंडिया के लेंस से ना देखूं, पाकिस्तान के लेंस से 2 मिनट देखूं, तो पाकिस्तान के पास तो कुलभूषण यादव है जिसको हमने पकड़ा, और जी ये इस तरह पकड़ा कि उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ भाई मैं उधर का सर्विंग सिपाही हूँ और मैं सब कुछ जी कर रहा था।
जी। इंडिया की तरफ से चार्जशीट में भी सिर्फ इल्जाम लगा है, कोई फॉर्मल ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो इंडिया के पास कोई मोरल अथॉरिटी कुलभूषण वाले वाकये के बाद है कि वो इस तरह का कोई इकदाम करे? देखें, जो कुलभूषण यादव ने कहा है उसको बाद में महल कहा गया कि अंडर ड्यूरेस उसे ये कहलवाया गया है, और अगर वो ना करे तो फिर तशद्दुद उस पे होता है। सो वी डोंट नो कि वो उसने फ्री विलिंगली एक्सेप्ट किया है या कि उस पर ये चार्जेस लगे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अजमल कमाल ने तो मान लिया था कि वो ट्रेन करके आया है, और वो जैश ए मोहम्मद ने अगर कश्मीर में नहीं प्रूव हुआ तो वहां पे तो बॉम्बे में तो हो गया था ना। नहीं, लेकिन मेरा सवाल फिर वो है कि चले अगर जो हमारे कुलभूषण साहब हैं वो ना भी माने, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान, वो ईरानियन पासपोर्ट पे थे, पाकिस्तान में ज़ाहिर है चने तो नहीं बेच रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। फिर एग्रीड। उसके बाद जो मोरल अथॉरिटी है इंडिया की, जो उनका फेस है, जब वो खुद हमारे मुल्क में ये कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ से भी रिटेलिएशन होगी, जैसे आपने कहा टिट फॉर टैट। तो ये जो मामला है कि खुद करके भी दूसरों को कोर्ट में ट्राई किया जाए, ये कितना मोरल है? देखिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग तो मुल्क पीसफुल भी हो और दोस्त भी हो तो करते रहते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट, सब स्टेट का है टू बी इन्फॉर्म्ड के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बल्कि दूर दराज मुल्कों में क्या हो रहा है। तो इंडियंस अगर ये, वो तो कहते हैं जी कि ही हैड रिटायर्ड, और इसको एक्चुअली ईरान से अबडक्ट करके ले गए हैं। ये ही वॉज नॉट इन पाकिस्तान बलोचिस्तान, ही वॉज इन ईरान समवेयर। वहां से इसको पकड़ाया गया और तब इसको अबडक्ट करके लेके आए। सो वी डोंट नो अंटिल के एक फ्री कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाए और वहां पे इंटेरोगेशन इनकी एक और तरीके से हो। ठीक है ना। जी। इसलिए साहब, आपने न्यूज़ में देखा होगा यासीन मलिक साहब ने अपने खिलाफ इल्ज़ामात को कंटेस्ट नहीं किया, उन्होंने गिल्टी प्लीड किया है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? जो मैंने असल में एक सुनी थी डिस्कशन पाकिस्तान में, हमारे जो हैं हाई कमिश्नर टू इंडिया रहे हैं अब्दुल बासित, जी। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम, यासीन मलिक ने कहा है कि मैं ये सारा कुछ एक्सेप्ट इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कर रहा हूं। लिहाजा वो कहते हैं हम इसलिए उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते। मगर उनको सवाल किया था फिर अरविंद सहारन ने कि आपकी अपनी कोर्ट्स ने अगर हाफिज सईद को डिक्लेयर किया है एज अ टेररिस्ट, तो उनकी टेररिस्ट चार्जेस तो सारी कश्मीर और इंडिया बेस्ड है। पाकिस्तान के अंदर तो हाफिज सईद ने कोई टेररिज्म नहीं ना की। जी। समझ गए आप। जी। जी। तो इस किस्म की टेक्निकलिटीज दोनों साइड्स अपने तरीके से एक सिचुएशन को इंटरप्रेट करती हैं। ठीक है ना। इसलिए साहब, पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये फैसला अब, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती तो है। ये फैसला अभी क्यों? ये 2 साल पहले हो सकता था, केस तो 2014-15 का है। 2 साल, 1 साल पहले हो सकता था, 3 साल बाद हो सकता था। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बिल्ड मोमेंटम ऑन कश्मीर, और एक, अगर ये यासीन मलिक का वो प्रूव कर लें कि इन्होंने मान लिया है कि ये टेरर टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, तो वो भी इंटरनेशनली एक एविडेंस दिया जा सकता है ना कि वी हैव अ मैन हु एक्सेप्ट्स कि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे थे इंडिया के अंदर। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। इस किस्म की बात हो सकती है। और एक चेंज है इन दिल्ली कि नो लॉन्गर concessions to Pakistan, no longer trying to find a compromise, but to go head on with Pakistan. तो उस तरीके से उनके ये कोर्ट केसेस भी उस तरह ही डील हो रहे हैं मेरे ख्याल से। और आपके ख्याल में, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपने कश्मीर विजिट किया है, यासीन मलिक और ये जो भी फ्रीडम फाइटिंग एक तरफ से हो रही है, हम उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे अगले हिस्से में। लेकिन अगर हम यासीन मलिक के स्पेसिफिक बात करें, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और अब जो फैसला आया है, आपके ख्याल में कश्मीरियों का ओवरऑल क्या सेंटिमेंट है? ओवरऑल सेंटिमेंट तो मेरे ख्याल से कश्मीर के अंदर
जो सेंटिमेंट मेरे ख्याल से प्रिवेल करता है वो तो है आजाद होने का। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इट हैज नो चांस इन अ मिलियन, क्योंकि लेटेस्ट जो पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन अग्री कर गए थे कसूरी प्लान, अगर उसमें आप देखें तो उसमें भी देयर वाज नो थर्ड चॉइस। बार बार बात होती है सेल्फ डिटर्मिनेशन की। एक्चुअली सेल्फ डिटर्मिनेशन ना तो यूएन की रेजोल्यूशंस में है, ना कभी इंडिया और पाकिस्तान ने माना है। वो सिर्फ ये मानते हैं कि द कश्मीरीज थ्रू अ प्लेबिसाइट कैन जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। सेल्फ डिटर्मिनेशन तो ये भी हो सकती है ना, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो कम से कम कसूरी प्लान के अंदर अगर आप इफ यू गो थ्रू द, उसमें वो थर्ड ऑप्शन नहीं है। समझ गए आप? जी। तो इस किस्म की पोजीशन है। और जिस तरह यासीन मलिक साहब ने, जैसे आपने कहा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ही सेइंग कि हाँ भाई मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा था, मैं क्यों कहूँ कि मैं नहीं कर रहा था। इट्स अ लॉन्ग शॉट आई नो, बट कैन ही बिकम एन अदर गांधी किलर? क्योंकि गोडसे साहब ने भी ये कहा ना अपने, अगर वो केस पढ़ा हो कि भाई गांधी जी मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे और मैं तो बड़ा गो के उन्हें फांसी हो गई। और अब आप देखते हैं कि जो राइट विंग हिंदू इंडियंस हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इवन आरएसएस तो उनके हक में बात करती है। बिल्कुल। और ये जो यासीन मलिक ने खुद को गिल्टी माना है और इन सबको एक्सेप्ट किया है, और अगर उन्हें सजा हो जाती है तो क्या कश्मीर की तहरीक 10 फोल्ड बढ़ जाएगी इस चीज से? अब डिपेंड करता है कि वहां पे असल में ये जो डिलिमिटेशंस हो रही हैं, देखें जो मुझे समझ आती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो खास तौर पे हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह। हाँ अमित शाह, ये बहुत डीप ऑपरेटर है। ये अपनी पूरी प्लानिंग लेके चलते हैं। पता नहीं इनकी अल्टीमेटली क्या क्या इन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि हम मैनेज कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। वहां पे इनकी कोशिश है कि पुरानी लीडरशिप को आप किसी तरीके से रिडंडेंट बनवा दें और कश्मीरियों के अंदर ही तैयार करें वो लोग जो मान लें कि इंडिया के अंदर ही हमारा फ्यूचर है, और वो इलेक्शन होके इलेक्ट होके असेंबली में आए ताकि ये बात इस तरह खत्म हो जाए। क्या वो कामयाब होंगे या नहीं इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्ट्रेटजी अब ये है कि पुरानी लीडरशिप को आप बेकार इस्तेमाल कर शो कर दें। ट्राई टू ब्रिंग न्यू कश्मीरीज हु वुड बी विलिंग टू मेक सम सॉर्ट ऑफ कंसेशंस। अब इंडिया सक्सेसफुल होता है या नहीं ये देखने की बात है, टाइम बताएगा। और दो और सवाल बस यासीन मलिक के बारे में। पॉलिटिकली अगर हम इसको एनालाइज करें, वुड जी इट बी वायबल कि उन्हें उम्र कैद की सजा, या फिर बाद में जो बात हो रही है कि कत्ल का जो उन पे इल्जाम है, जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है बीबीसी में जाके भी, और जो अगवा का इल्जाम है उस पर उन्हें फांसी हो सकती है। अगर इंडियन स्टेट इस फांसी की तरफ जाती है या फिर उम्र कैद भी दे देती है, वुड इट बी अ पॉलिटिकली वाइज डिसीजन? वेल इट विल बी अ डिसीजन ऑल्सो टू टेस्ट के अगर इसका रिएक्शन क्या हो सकता है और उसे कैसे डील करना है। उम्र कैद तो उन्होंने कर दी है ना, जी। तो एक रिएक्शन तो अब पता लग जाएगा क्या हो सकेगा। सजाए मौत दे के उसको कैरी आउट करना जो है वो एक दो दफा कर तो चुके हैं ना। वो अफजल गुरु को कर दिया उन्होंने, जो कि समझा लोग कहते हैं सेफ नहीं थी। लेकिन अगर ये इन्होंने माना है कि इन्होंने कोई मर्डर केस में इन्वॉल्व थे तो दिस इज फार मोर सीरियस। और अगर वो डिटर्मिन्ड है कि ये शो करने को कि ऐसे लोगों को हम नहीं बख्शेंगे, तो एक रिस्क तो है। बट इट कैन ऑल्सो बी लाइक telling the Kashmiris no chance in future if you indulge in such activities, this is the punishment waiting for you। वो होता था कांग्रेस वाले और वो सारे कोशिश करते हैं यार एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ये इंडिया के अंदर भी रहें, इनको ये आजादियां भी मिल जाएं। वो दैट पीरियड इज ओवर। द बीजेपी does not seek compromises, it seeks a solution which it wants to uh, implement in Kashmir। समझ गए? जी। मैं ये यासीन फर्क मलिक है ना, फर्क है, एटीट्यूड में फर्क है। मैं यासीन मलिक साहिबा की जो ज़ौजा हैं, जो उनकी मिसेज हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था।
तो वो कह रही थी कि ये मामला, क्योंकि इंडिया को हम ट्रस्ट नहीं करते, जाहिर है उनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। और मैं एक आर्ग्यूमेंट पढ़ रहा था, उस पर आप जाहिर है बेहतर कमेंट कर सकेंगे, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, जाहिर है हम उसे अपना अपना हिस्सा कहते हैं, लेकिन हिस्सा तो दोनों का नहीं है ना, अब तक जाहिर डिस्प्यूटेड है। तो अल्टीमेटली ये जुरिस्डिक्शन बनती भी है कि अगर कोई इसको ले जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में तो इस पर बात हो सकती है। और जो कुलभूषण वाला मामला है वो प्रेसिडेंस भी है हमारे पास कि वहां जा सकता है। डू यू थिंक वो वहां जा सकता है? आई एम नॉट अ लॉयर, सो जहां पे मेरी एक्सपर्टीज लिमिटेड हो वहां पे आई कैन ओनली एक्सप्रेस एन ओपिनियन। मैं कोई, हाँ जी, जी जी। मेरे ख्याल से वो ये आर्ग्यू करेंगे कि दिस मैन इज एन इंडियन सिटीजन और ये हमारे पासपोर्ट पे ट्रेवल करता रहा है और इसने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को मिला है, सारा कुछ मिला है, एंड स्टिल ही हैज इंडल्ज्ड इन टेररिज्म, किलिंग एंड ऑल दैट। ही इज अ क्रिमिनल, सो वी विल ट्राई हिम। जो कुलभूषण के जो खिलाफ जो चार्जेस हैं वो उस तरह प्रूव नहीं हुए जो मुझे समझ आती है। वरना जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन लेके गया था? इंडिया लेके गया था। नहीं, आई बिलीव इंडिया लेकर गया था, फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी वहां गए थे, पूरा बेंच बना था, फिर हमने दैट साइड प्रोसिक्यूटर मुझे भी दिया मुझे था। याद आ रहा है। जी जी। तो पाकिस्तान कैन ट्राई एंड टेक इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये चीजें तो देखने वाली हैं कि कैसे डील की जाती हैं, ठीक है ना। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट कर ले तो वो फिर वही प्रेसिडेंट हो जाएगा जो कुलभूषण जाधव के लिए है। लेकिन होता ये है, जी लेट मी करेक्शन, ये है इंडिया लेके भी गया था ना, तो पाकिस्तान अगर एक्सेप्ट ना करता तो वो दैट इंटरनेशनल कोर्ट कुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। ये है, जी। ये रूल है कि बोथ हैव टू एग्री फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू, मीडिएट किया। हाँ। तो इंडिया कैन सिंपली रिफ्यूज के हम मानते ही नहीं। इस सब आखिरी सवाल, पाकिस्तान में आजकल आप देख रहे होंगे जो सियासी माहौल है, एस्टेब्लिशमेंट, हर तरह का अलग माहौल है, अजीब तो नहीं कहना चाहिए। अ, किसी की इतनी तवज्जो नहीं है, शायद मेजोरिटी को पता भी नहीं है कि यासीन मलिक को सजा हो गई है। इज इट बाय डिजाइन, या शायद पाकिस्तान की स्टेट का वो इंटरेस्ट रहा नहीं? पाकिस्तान के इंटरेस्ट, स्टेट का क्या इंटरेस्ट होगा? जो बैंक करप्सी के, वो शब्बर जैदी ने कहा है वी आर ऑलरेडी बैंक इन 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 रियलिटी, जो इनके एडवाइजर थे। तो इतने बुरे हालात में अकल तो होगी ना कहीं कि वी कांट स्टार्ट अनदर कैंपेन, जबकि उनको पता है कि इंडिया ने कोई बात नहीं माननी। तो कैंपेन करके इन्होंने पहले क्या हासिल किया है इतने सालों में? कुछ भी नहीं, जीरो। तो इट्स ओनली वन इंडिविजुअल हु हैज बीन ट्राइड एंड लाइफ सेंटेंस तो दिया गया है ना। तो दुनिया में जब तक केस लाइफ सेंटेंस का हो सारी दुनिया मान भी लेती है। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट पे शायद आप इंटरनेशनली कोई अटेंशन लोगों की ले सके। पाकिस्तान के अंदर महल यासीन मलिक एंड द रेस्ट वो सब ट्राई हो चुका है। पीपल हैव लिटिल टाइम नाउ फॉर दीज मैटर्स। जो पोलिटिकली इन्फॉर्म्ड हैं उन्होंने अपनी ओपिनियंस दे भी दी हैं। इश्तियाक साहब, ये जो तमाम चीज़ है, जब मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से देखता हूँ, तो पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, हमारी स्टैब्लिशमेंट भी उस तरह का, एक हमने सिर्फ बात की, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। इवन पब्लिक में भी अगर मैं देखूं कि अभी एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था। ट्विटर पे 2 दिन से वो ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में, यासीन मलिक का ट्रेंड आया ही नहीं। तो हमें ये नज़र कम अज़ कम आता है कि शायद पाकिस्तान की पब्लिक का भी ये मसला नहीं है। तो इतना शिफ्ट ऑफ गियर्स क्यों? अब पाकिस्तान में क्या कश्मीर और ये यासीन मलिक तमाम लोग रेलिवेंट नहीं रहे? देखें, हाई पॉइंट कश्मीर का दोबारा पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पाकिस्तानी इमेजिनेशन का जो है ना, वो अफगान जिहाद खत्म होने के बाद कामयाबी इनको बहुत बड़ी हुई जो इन्होंने डिक्लेयर किया। हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान का सत्यानाश उससे हुआ है, ये जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया है। बाद में इन्होंने वो सारे लोग वहां भेज दिए। शुरू में बड़े बड़े स्पेक्टेकुलर खबरें भी आई, ये भी कामयाब हो गए, वहां पे भी हो गए, यूं भी हो गए। बट दैट आई थिंक पीपल गॉट एग्जॉस्टेड। जुम्मे के वक्त पैसे देने सारा कुछ खत्म हो गया। पाकिस्तान
तो इमरान खान के जो एडवाइजर थे अंबर जैदी, मैंने उनको खुद सुना कहते हुए कि पाकिस्तान इज वर्चुअली बैंकरप्ट। तो जहां पे लोगों के पास नौकरी नहीं है, इन्फ्लेशन इज एट द हाइट, हाँ जी, इन बुरे हालात में हु हैज टाइम फॉर कश्मीर? क्योंकि लोग एक चीज के साथ एग्जॉस्ट भी तो हो जाते हैं ना। और पाकिस्तान ने अचीव भी कुछ नहीं किया। जो 2-3 जंगें की हैं उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला, इतने लोग हमारे मारे गए। मुझे याद है, आई वॉज 1965, आई वॉज 18। उन 17 दिन के लिए तो वी वर स्पेल बाउंड। जो खबरें आ रही थी हम यहाँ भी जीत गए। अब द डे वो जंग खत्म हुई, अगले दिन शकील अहमद जो पढ़ा करते थे रेडियो पाकिस्तान से खबरें, उन्होंने कहा कि हर चीज जो है जरूरी चीजों का जो है ना स्टॉक कर प्राइसिंग बढ़ लेंगे। जाएगी बिकॉज ऑफ द वॉर। मैं तो कहता हूं उस दिन से पाकिस्तान को बैक गियर लगा है। कश्मीर हैज कॉस्ट पाकिस्तान मोर देन वी हैव डन एनीथिंग फॉर द कश्मीरीज। मैं तो यूं समझता हूं। तो अब मेरे ख्याल से एक पॉइंट आता है वे पीपल बिकम, एक बात सुन 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 के लोग तंग आ जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट कोई नहीं ना है। यू वांट कश्मीर सॉल्व इन योर वे, इंडिया वांट्स इट्स ओन इन इट्स ओन वे। अगर दोनों किसी जगह पे अग्रीड नहीं है और लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुकी हुई है इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर द पीपल, दैट्स द रियलिटी। ठीक। डॉक्टर साहब, इस हिस्से में हमने कोशिश की, क्योंकि ये बिल्कुल हस्बे हाल है, यासीन मलिक साहब के पूरे मामले को देख सकें। अगले हिस्से में हम कश्मीर की कहानी शुरू से शुरू करेंगे। हम उस ठीक है, मामले को समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे चलते चलते तमाम वर्ड्स की बात करते हुए हम फ्यूचर पे बात करेंगे। अब तक आपके बड़ी वक्त का बेहद शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।